नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो क्लास हो रही है ये हो रही है आपका बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाई। बीपीएससी के प्रीवियस जितने भी है उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर इस मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ एनालिसिस किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। आपके ऑप्शन क्या है ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो ए ऑप्शंस क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी के है ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग, सी के है कर्नाटक के राजगद्दी का मसला और डी के है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का मेन कारण होता है आपका कौन, कर्नाटक के राजगद्दी का। ठीक है, कर्नाटक के राजगद्दी का मसला होता है। देखिए अब ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है यह आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब होता है, 1740 से 1748 के बीच हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका कारण जो हो गया आपका कर्नाटक के राजगद्दी का मसला है, यह जो है मेन कारण होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रांसीसी शक्ति और ब्रिटिश शक्ति को यहाँ पर मेन रूप से देखते हैं कि ये दो शक्तियां जो है आपस मिल रही है कहाँ पर, कर्नाटक में। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध होता क्यों है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1740 में कहाँ पर, 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष हो रहा है। ठीक है, और ये जो संघर्ष हो रहा है किसके बीच हो रहा है, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच, जिसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है, जो कि यह प्रथम कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का स्वरूप देखते हैं कि पहले मतलब किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका कर्नाटक यानी कि ये देखिए ये मद्रास, ठीक है, और मद्रास के बाद देखते हैं ये नीचे पौंडीचेरी, यानी कि मद्रास और पौंडीचेरी जो क्षेत्र है यह पूरे कर्नाटक के अंतर्गत आता है, यानी कर्नाटक क्षेत्र के अधीन आता है। ठीक है, ये पूरा कौन सा है, कर्नाटक। अब देखिए ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है यह कर्नाटक है। ठीक है, और कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन है। ठीक है, देखिए अब ये जो मद्रास है यह मद्रास किसके अधीन है, यह मद्रास जो है यह अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, और वही पुंडीचेरी जो है यह किसके अधीन है, फ्रांस के अधीन है। ठीक है, मद्रास जो है ब्रिटिश के अंतर्गत है और फ्रांस जो है पुंडीचेरी जो है यह फ्रांस के अंतर्गत है। देखिए अब मद्रास के जो गवर्नर है यानी कि ब्रिटिश गवर्नर जो है वो कौन है, मोर्स। ठीक है, मोर्स, और वहीं फ्रांस में कौन है, यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, डुप्ले। ठीक है, ये जो डुप्ले है ना कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से जाकर के अपील करता है कि कर्नाटक में किसी भी तरह से मतलब कि युद्ध की जो युद्ध न होने दिया जाए। ठीक है, किससे, अनवरुद्दीन से इस तरह से अपील करता है, लेकिन डुप्ले ही जो है अपने कूटनीति से, ठीक है, अपने कूटनीति से मद्रास पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। और ये जो कूटनीति में आपकी सहायता करने वाले रहते हैं वो कौन होते हैं, लार्बोदेन। ठीक है, लार्बोदेन, और ये जो लार्बोदेन है यह मॉरिशस के गवर्नर हैं, और ये जो लार्बोदेन है मॉरिशस के गवर्नर है, जो कि ये भी फ्रांसीसी ही है। ठीक है, फ्रांसीसी ही है। तो देखिए अब डुप्ले जो है लार्बोदेन की मदद से मद्रास पर आक्रमण कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, लेकिन लार्बोदेन जो है कुछ पैसे लेकर के मद्रास जो है ब्रिटिश को दे देता है, यानी कि वापस दे देता है, और ये जो लार्बोदेन है फिर वापस मॉरिशस चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लार्बोदेन वापस चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब डुप्ले जो है इस तरह से जब लार्बोदेन और डुप्ले के बीच में मतभेद हो जाता है और लार्बोदेन वापस चला जाता है, तो डुप्ले जो है फिर से एक बार मद्रास को आक्रमण करता है, आक्रमण करके उस पर घेराबंदी कर लेता है। लेकिन जब डुप्ले सेकेंड बार में जब मद्रास को आक्रमण करता है तो उस समय जो है यह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से इस तरह का मतलब कि प्रॉमिस किया रहता है, वादा किया रहता है कि अगर वो मद्रास जीतता है तो मद्रास वाला जो क्षेत्र है वो कर्नाटक को दे दिया जाएगा, यानी कि कर्नाटक जो मतलब कि आपको दे दिया जाएगा, अनवरुद्दीन को दे दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से वो नहीं करता है। ठीक है, जब ये इस तरह से नहीं करता है तो अनवरुद्दीन का बेटा, ठीक है,
महफूज खां। अब महफूज का अब जब ये डुप्ले जो है मद्रास जीत लिया और मद्रास जीतने के बाद अनवरुद्दीन को जब नहीं सोचता है तो अनवरुद्दीन का बेटा जो है महफूज का, और महफूज का जो है अपनी भारी सेना के साथ जो है डुप्ले पर आक्रमण करने का कोशिश करता है, यानी कि आक्रमण करता है, यह असफल हो जाता है, यानी कि आक्रमण करता है और आक्रमण क्या होता है, ये पराजित हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि डुप्ले का प्रभाव जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में बढ़ते जा रहा था, और इस तरह से डुप्ले जो है ब्रिटिश बेड़ा, ठीक है, ब्रिटिश बेड़ा कहाँ पर, सेंट डेविड फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट पर भी आक्रमण करने की कोशिश करता है। आक्रमण करने के फलस्वरूप वह घेराव करने के लिए कोशिश करता है, और इस तरह से जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच जो है आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। अब फाइनली हम देखते हैं कि जब डुप्ले का प्रभाव यानी कि फ्रांसीसी प्रभाव जब कर्नाटक वाले क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस युद्ध में कोई खास परिणाम नहीं निकला। 1748 में, ठीक है, 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, और एक्स-ला-शापेल की संधि के अंतर्गत ही यह प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रथम कर्नाटक युद्ध का स्वरूप कि किस तरह से होता है, इसका मेन कारण क्या होता है, इसका रियल उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं ये प्रथम कर्नाटक। अब सेकंड कर्नाटक युद्ध जो है यह कब से कब हुआ था, तो सेकंड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1751 से 1755। अगर वहीं थर्ड कर्नाटक युद्ध देखते हैं तो ये हुआ था आपका कब, 58 से लेकर के 1763, ठीक है। 1758 से लेकर 1763 के बीच में ये थर्ड कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो अब समझ में आ गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का मेन कारण क्या है, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, यानी कि वंदे मातरम जो गीत लिखे गए थे वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे। आपके ऑप्शंस क्या है, जयप्रकाश नारायण, बी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी क्या है, बिरसा मुंडा, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वंदे मातरम का जो रचयिता है वो कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये वंदे मातरम गीत लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस की अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन में ए देखते हैं तो रेगुलेटरी एक्ट के तहत दिया गया था, या फिर 1786 का जो एक्ट है तो उसमें दिया गया था, या फिर सी देखते हैं 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत दिया गया था, या 1813 में दिया गया था, ठीक है। तो ये जो काउंसिल के फैसले का जो रद्द करने का प्रावधान लाया गया था, ये लाया गया था कब, 1786 के एक्ट में, ठीक है। 1786 के एक्ट में यह प्रावधान लाया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान मिलते हैं, 86 में कौन से 86 में कौन से प्रावधान है, 93 में कौन से प्रावधान है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अगर बात करते हैं तो पहला क्या है प्रावधान, ब्रिटिश कैबिनेट ने भारतीय मामला में हस्तक्षेप, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट जो है भारतीय मामला में मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है हस्तक्षेप करना शुरू करते, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो शिक्षा, मतलब किसी भी मामला में, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य जो है 4 साल का कर दिया है, यानी कि ये 4 वर्ष का कर दिया है, ठीक है। कार्यकाल जो है यह 4 वर्ष का कर दिया है। और तीसरा क्या है, बंगाल में प्रशासन मंडल का गठन किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। चौथा देखते हैं कि बंगाल गवर्नर जो है अब पूरे भारत का गवर्नर बन गया, ठीक है। पांचवा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके अंतर्गत की जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, ठीक है। और छठवां क्या है, कानून बनाने का अधिकार जो कि गवर्नर के पास है। अब देखिए अधिनियम 1886 में देखते हैं तो क्या है, गवर्नर को मुख्य सेनापति का शक्ति मिल गया, ठीक है। और परिषद के निर्माण को रद्द करने का भी अधिकार मिल गया, कब, 1886 के अंतर्गत। चार्टर एक्ट 1813। अब चार्टर एक्ट 1813 में देखते हैं तो कंपनी का एक अधिकार जो है व्यापार समाप्त कर दिया गया। सेकंड देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विस्तार यहाँ पर किया जाता है। तीसरा क्या है
कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। और चौथा क्या है, पूरे भारत में मुक्त व्यापार 1813 के अंतर्गत जो है यह पूरे भारत में मुक्त व्यापार होता है। ठीक है। और वहीं पिट्स इंडेक्स 1793 में देखते हैं तो कंपनी को जो है केवल 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाई जाती है, जो कि इस तरह का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें कौन ऐसे मतलब भारतीय नेता है जो भाग लिए थे। अब भारतीय नेता की अगर बात करते हैं तो आपके ऑप्शन क्या देता है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी क्या है महात्मा गांधी, डी क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अब महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है ये सेकेंड गोलमेज में गए थे। ठीक है। ठीक है। सेकेंड गोलमेज में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस के, तो महात्मा गांधी तो नहीं होंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है ये किस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के। ठीक है। ये दो तो नहीं होंगे। अब रह गए तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन दोनों में जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेते हैं। अब देखिए अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह कब होता है, 12 नवंबर 1930। ठीक है। 12 नवंबर 1930। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है वो कौन सा है, साइमन कमीशन और बातें करना है। ठीक है। अब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है यह कब हुआ था, 29 अगस्त 1931। ठीक है। और वहीं थर्ड गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो ये जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन है ये कब होता है, ये होता है आपका 17 नवंबर 1932। ठीक है। तो इस तरह से हमें तीनों गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, उसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो भारतीय नेता का नाम बताए कौन। ठीक है। यानी कि वो नेता कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, इनका जो नाम है कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नेता ने 1906 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यानी कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन किया गया था, उस कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन किया गया था उसमें नेता कौन थे, उसका अध्यक्ष कौन चुने गए थे। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन क्या बात करते हैं, ए बाल गंगाधर तिलक, बी क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, सी क्या है अरविंद घोष और डी क्या है दादा भाई नौरोजी। अब 1906 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, आपके दादा भाई नौरोजी। अब 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसकी दृष्टि में ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक है। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक का नाम अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो दिया गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शंस क्या है, 1940, 1941, 1942, 1945। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है ग्वालियर टैंक में, कहाँ पर, ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के अंतर्गत चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने किया था। आपके ऑप्शन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। ठीक है। देखिए जब कांग्रेस नेता और सुभाष चंद्र के बीच जो है आपस में मतभेद होने लगती है तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पद से संन्यास ले लेते हैं। ठीक है। कांग्रेस से संन्यास लेने के फलस्वरूप जो है यह 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के ऐसा घोषणा करते हैं और फाइनली ये 1940 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के फलस्वरूप जो है यह देश से चले जाते हैं और देश से चले जाने के बाद कहाँ पर, आईएनए में शामिल हो जाते हैं और सशस्त्र के बल पर जो है ब्रिटिश शासन को भारत से निकाल फेंकने के इस तरह से प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दांडी यात्रा की गई थी। अब दांडी यात्रा कब की गई थी। आपके ऑप्शन देखते हैं कि 1932 में किया गया था,
1931 में किया गया था, सी क्या है 1929 में किया गया था, डी क्या है 1930 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा की जो की गई थी वो की गई थी 1930 में, ठीक है 1930 में दांडी यात्रा की गई, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930। अब देखिए अब दांडी यात्रा की अगर बात करते हैं तो दांडी यात्रा को हम लोग सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, यानी कि सॉल्ट मार्च के नाम से भी इसे जानते हैं, सॉल्ट मार्च, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मतलब कि दांडी यात्रा को हम लोग सॉल्ट मार्च तथा नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह इन सभी के नाम से हमें जानने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए अब दांडी यात्रा की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांगे की जाती है, ठीक है 11 सूत्री मांगे की जाती है। और जब ये ब्रिटिश सरकार जो है 11 सूत्री मांगे जो गांधी जी को अस्वीकार कर देती है, इसके विरोध में ये दांडी यात्रा जो है चलाया जाता है, ठीक है। और ये जो दांडी यात्रा चलाया जाता है ये कब चलाया जाता है, यह चलाया जाता है आपका 12 मार्च 1930 को, ठीक है 12 मार्च 1930 को चलाया जाता है, जो कि 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचने के बाद जो है वहाँ पर नमक बना करके इसका उल्लंघन करते हैं, यानी कि ये नमक कानून को तोड़ने का, नमक कानून को जो है तोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है टोटल 24 दिन में कितना 240 किलोमीटर पद यात्रा किए थे, ठीक है। तो ये है आपका दांडी यात्रा। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो 11 सूत्री मांगे की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो कौन कौन से है, ठीक है। देखिए आगे देखिए अब गांधी जी के जो 11 सूत्री मांगे हैं वो क्या क्या है। सामान्य हित से अगर देखते हैं तो सामान्य हित के संबंध में जो 11 सूत्री मांगे की गई थी उसमें से 6 जो है सामान्य हित से, ठीक है। और वहीं 3 जो है वो क्या है विशिष्ट वर्ग की मांग से है, और 2 जो है किसान से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य हित से क्या है। तो सामान्य हित में देखते हैं तो पहला क्या है सिविल सेवा, ठीक है। सिविल सेवा तथा सेना की व्यय में जो है 50% की कमी की जाए, पहला मांग है, ठीक है। सेकंड मांग देखते हैं नशीली वस्तु पर रोक, या थर्ड क्या है सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण या इसे पूरी तरह से खत्म की जाए। महात्मा गांधी जी के जो तीसरा जो मांगे है वो क्या है सीआईडी विभाग को खत्म करना तथा सार्वजनिक रूप से नियंत्रण हो। चौथा क्या है भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, यानी भारतीय नागरिक जो भी है उनको शस्त्र की लाइसेंस दिया जाए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। पांचवा क्या है सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। छठा क्या है डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, ठीक है। विशिष्ट वर्ग की अगर मांग देखते हैं तो उसमें क्या क्या है रुपए की विनिमय दर घटा करके 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, ठीक है। देखिए अब 8वां देखते हैं कि 8वां क्या है विदेशी कपड़ों का जो आयात होता है उस पर नियंत्रित किया जाए, ठीक है। ये क्या है नियंत्रित, विदेशी कपड़ों के आयात पर नियंत्रित किया जाए। 9वां क्या है तटीय यातायात सुरक्षा हेतु विधेयक पास किया जाए, यानी कि जो तटीय यातायात है उस पर विधेयक पास करने की बात करते थे, इस तरह के जो है मांग किए थे सरकार से। 10वां क्या है जो लगान है उस लगान में 50% की कमी की जाए। और 11वां क्या है नमक कर को समाप्त करना, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री मांगे की गई थी वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा, यह वक्तव्य जो है किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा, ये जो कथन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह किसने किया था। आपके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। A.O. ह्यूम ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, N.A. बेसेंट ने किया था और लाला लाजपत राय ने किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कब 1885 में, ठीक है। और 1885 में जो ये स्थापना की जाती है इस कांग्रेस का अधिवेशन पहला कहाँ होता है मुंबई में, ठीक है। लेकिन मुंबई से पहले जो कांग्रेस का प्रस्ताव रखा गया था वो कहाँ रखा गया था पूना में, लेकिन यहाँ पर हैजा फैल जाने के कारण जो है ये अधिवेशन कहाँ हुआ मुंबई में, ठीक है। तीसरे स्थान देखते हैं कांग्रेस को जो स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल विभाजन कब हुआ,
ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? आपके ऑप्शंस क्या है? 1905, 1909, 1906, 1919। तो ये जो बंगाल विभाजन है ये होता है कब? 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। अब इसमें हम देखते हैं तो सर्वप्रथम ब्रिटिश के द्वारा 1903 में, ठीक है, 1903 में सार्वजनिक घोषणा की जाती है, तब जाकर के 1905 में इस तरह से, सॉरी 1905 में, ठीक है, 1905 में जो है इसे घोषणा कर दी जाती है और जो विधिवत रूप से लागू की जाती है वो की जाती है कब? 16 अक्टूबर 1905 में। और जब ये 16 अक्टूबर 1905 में हो जाती है तो पूरे बंगाल में जो है जनसभाएं आयोजित की जाती है, नंगे पांव पद यात्रा किया जाता है, वंदे मातरम गीत गाया जाता है, यहाँ तक कि उस दिन को 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ये दिल्ली में हुआ था, लाहौर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, या फिर पटना में हुआ था। आपके सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कहाँ? मुंबई। मुंबई में जो है इसका अधिवेशन संपूर्ण किया गया था, ठीक है। देखिए, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो है उनके नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की जाती है और कांग्रेस की स्थापना करने के फलस्वरूप जो है मुंबई में इसका अधिवेशन किया जाता है, ठीक। देखिए, अब दिल्ली में कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और लाहौर में कितने क्या क्या अधिवेशन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दिल्ली में अगर देखते हैं तो दिल्ली में 3 अधिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दिल्ली में हमें 3 कांग्रेस अधिवेशन देखने को मिलता है। अब कौन कौन से हैं वो? 1932 में जो कि रजतोड़ दास सेठ इसकी अध्यक्षता करते हैं, और वहीं 1918 और 1918 को जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं मदन मोहन मालवीय, और 1947 जो तीसरा क्या है 1947 जो कि राजेंद्र प्रसाद के जो अंतर्गत है ये सदस्य इसके अंतर्गत जो है अध्यक्षता की जाती है। अब वहीं हम बात करते हैं लाहौर में। लाहौर में कौन कौन से अधिवेशन होता है कांग्रेस की? तो वो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं 1893 में कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। 1900 में भी होता है, 1900 में जो कौन करते हैं? NG चंदावरकर। और 1909 में जो होता है वो कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय, जो कि लाहौर अधिवेशन 1909। और 1929 में एक होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहीं पर हमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। तो लाहौर में कितने होते हैं? टोटल 4 कांग्रेस अधिवेशन, और वहीं दिल्ली में कितने होते हैं? 3। अब मुंबई में वहीं होते हैं कितने? 4। अब मुंबई में भी अगर देखते हैं तो सबसे फर्स्ट होता है WC बनर्जी के अंतर्गत जो कि 1885 में, उसके बाद 1889 में होता है सर विलियम के अंतर्गत होता है, और 1904 में भी होता है हेनरी कॉटन, जो भी ये भी एक ब्रिटिश है, और 1915 में होता है कब? SP सिन्हा के अंतर्गत। यानी कि 1915 में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं कौन? SP सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? यानी कि यहाँ पर नरम दल के जो नेता के। अब क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? यानी कि ये जो उदारवादी के नेता का नाम बताना। उदारवादी नेता में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। आपके ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता, ठीक है। उदारवादी नेता नरम दल से संबंधित है, ठीक है। और वहीं हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जो है गरम दल से संबंधित है। वहीं जो उधम सिंह जो है यह भी आपको गरम दल से ही संबंधित देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में, ठीक है, खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? लंदन, बी क्या है? मॉस्को, सी क्या है? वाशिंगटन, डी क्या है? टोक्यो। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लंदन। महात्मा गांधी जी जो है वह लंदन से जो है खाली हाथ वापस लौटते हैं, ठीक है। अब क्यों लौटते हैं अगर बात करते हैं तो ये लौटते हैं कहाँ से? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो कि कब 1931 में देखने को मिलता है, 1931 में देखने को मिलता है। देखिए, अब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है महात्मा गांधी जो है
राजपूतना जहाज से, ठीक है, राजपूतना जहाज से जो है इंग्लैंड जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए कब हुए, यानी गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, 1931, बी क्या है 1935, सी क्या है 1942, डी क्या है 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1931। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931। और ये जो गांधी इरविन समझौता जो कराया गया था यह कराया गया था किसके अंतर्गत, राजगोपालचारी, ठीक है, राजगोपालचारी जो है इन दोनों के बीच को जो है समझौता कराए थे। और राजगोपालचारी जो है पेशे से क्या है, वकील थे, ठीक है। जो यह गांधी इरविन के जो समझौता है ये टोटल 15 दिन तक हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और डी क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये जो जिस आंदोलन से संबंधित है वो कौन था आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण जो है अपना योगदान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीपीएससी का PYQ जो है हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें।